वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के क्लास में हम लोग एक पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का लाइन बाय लाइन हिंदी में मीनिंग जानेंगे। दैट वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। एज वी नो दैट ही वाज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, ग्रेट पोएट, ग्रेट फिलोसफर। ही वाज born in 7th May 1861 and he was died in 7th August 1941. So firstly we have to know about Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was awarded Nobel Prize for Literature in 1913. रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में बेहतर वर्क के लिए 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था और वे पहले एशियन व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट। वो एक ऐसे महान कवि थे जो लिरिक लिखा करते थे। लिरिक समझ रहे हैं, यह एक प्रार्थना है, यह एक गीत है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया के सबसे महान लिरिक पोएटों में से एक थे। वाज ऑल्सो ए नोटेड ड्रामेटिस्ट। नोटेड का मतलब होता है प्रसिद्ध और ड्रामेटिस्ट का मतलब नाटककार। एक प्रसिद्ध नाटककार थे, नॉवेलिस्ट उपन्यासकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे, फिलोसफर तर्कशास्त्री थे, ह्यूमनिस्ट मानवतावादी थे और नेशन बिल्डर राष्ट्र के निर्माता थे एंड फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संस्थापक थे एट शांति निकेतन। शांति निकेतन पर एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। एक महान व्यक्तित्व थे। और आप जो ये वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का अध्ययन कर रहे हैं, यह कविता 1900 से 1910 के बीच लिखी गई थी। सबसे पहले 1910 में इसका जो प्रकाशन हुआ था वो बांग्ला भाषा में हुआ था और रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद इसका जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया, इसका जो अनुवाद किया वो 1912 में किया। तो रोट प्राइमरी इन बांग्ला। सबसे पहले प्राथमिक में ये बांग्ला भाषा में लिखा करते थे और मैंने आपको क्लास में बताया था कि इनका जो बचपन का नाम था वो ठाकुर भानु सिंह था। तो बहुत सारे इनके जो वर्क्स हैं वो उस नाम से भी है। बट रेंडर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ हिज ऑन वर्क्स इनटू इंग्लिश। इन्होंने अपने जो बहुत सारे वर्क्स थे, बहुत सारे इनके जो रचनाएं थी उनको इन्होंने इंग्लिश में क्या किया, ट्रांसलेट किया, रूपांतरित किया। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं इंक्लूड गीतांजलि। गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम। गीतांजलि एक कविता का समूह है और देयर आर 35 पोएम इन गीतांजलि। गीतांजलि में 35 कविता है और ये जो आपका कविता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये गीतांजलि से ही लिया गया है। और भी इनका महत्वपूर्ण वर्क है द क्रिसेंट मून, द गार्डनर। हीज अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड गोरा, द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना एंड द होम एंड द वर्ल्ड। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर अ लिरिक, यह एक गीत है टेकन फ्रॉम गीतांजलि, जो गीतांजलि से लिया गया है। इज वन ऑफ हिज बेस्ट रिमेंबर्ड पेट्रियोटिक पोएम्स। इस कविता को उनके सबसे बेस्ट पेट्रियोटिक पोएम्स के रूप में याद किया जाता है। पेट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति। इट इज़ अ प्रेयर टू गॉड टू अवेकन द कंट्री फ्रॉम डार्कनेस एंड स्लेवरी इनटू ए स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम। मैंने आपको पहले ही बताया यह एक लिरिक है, यह एक गीत है, यह एक प्रार्थना है जो रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से करते हैं, जिसमें वो ईश्वर से मांगते हैं कि हे ईश्वर हमारे देश को जगाइए, हमारे देश को अंधेरे से मुक्ति दीजिए, हमारे देश को दास्ता से मुक्त कीजिए और हमारा देश जो है एक आज़ाद देश हो। द होल पोएम इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुज प्रिंसिपल क्लॉज इज द लास्ट लाइन। इसका जो पूरे पोएम का जो एक तरह से मैं कहूँ तो मीनिंग जो है वो लास्ट लाइन में है। तो चलते हैं कविता का लाइन बाय लाइन हिंदी में मीनिंग जानते हैं। जिस समय ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था उस समय हमारा देश गुलाम था, हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था। तो कवि कहते हैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, हमारा मस्तिष्क वहाँ हो जहाँ कोई भय ना हो, एंड द हेड इज़ हिल हाई, और हमारा सर वहाँ ऊंचा हो। जैसे ही हमें भय नहीं होगा, हमें डर नहीं होगा, तो हम अपने सर को उठा के जी सकेंगे। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो, शिक्षा स्वतंत्र हो, शिक्षा
फ्री हो, शिक्षा निःशुल्क हो। मतलब जिस समय में इन्होंने ये कविता लिखी थी उस समय बहुत सारे ऐसे वंचित वर्ग के लोग थे जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रहा था। तो कवि कहते हैं कि हमारा देश ऐसा हो जहां हम बिना भय के जी सके, अपने सर को ऊंचा रख सके, और ये हम तब रख पाएंगे जब हमारा देश स्वतंत्र होगा, हमारा देश आज़ाद होगा। यहाँ पे नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है, लेकिन यहाँ पे कवि का कहना है कि मतलब हमारा देश ऐसा हो जहाँ शिक्षा क्या हो, फ्री हो, स्वतंत्र हो, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। Where the world has not been broken up into fragments। फ्रेगमेंट का मतलब होता है स्मॉल पीस, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ये कल्पना करते हैं, ये आशा रखते हैं कि हमारा जो दुनिया है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटे। उस समय एक आज़ाद भारत का उन्होंने सपना देखा था, एक छोटे छोटे टुकड़े में भारत बट ना जाए, ऐसा उन्होंने सपना देखा था, लेकिन ऐसा हो ना सका। 14 अगस्त 1947 को आपने जाना कि हमारा देश आज़ाद हो गया था। इन्होंने जिस समय ये लिखा था गीत, उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था। उन्होंने सपना देखा था कि हमारा देश आज़ाद हो तो ऐसा रहे कि छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटे। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, और वाल का मतलब दीवार। कवि कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो जाति धर्म के नाम पर जो भेदभाव किया जाता है, ऐसा भेदभाव ना हो, हम अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में ना बांटे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वर्ड्स का मतलब शब्द, कम आउट मतलब बाहर आना, फ्रॉम मतलब से, डेप्थ मतलब गहराई, और ट्रूथ मतलब सत्य। मतलब हमारा देश ऐसा हो जहाँ शब्द जो निकले ना सत्य की गहराइयों से निकले, और ये तब हो पाएगा जब हमारा देश स्वतंत्र होगा, हमारा देश आज़ाद होगा, हम निर्णय लेने में सक्षम होंगे, हम किसी के सामने निडर होकर सत्य बोल सकेंगे। Where tireless striving stretches its arm towards perfection। टायरलेस का मतलब होता है बिना थके, स्ट्राइविंग का मतलब होता है लगातार, स्ट्रेचेज मतलब फैलना, आगे बढ़ना, आर्म्स मतलब बाँ होता है, टुवार्ड्स परफेक्शन मतलब सही की तरफ। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि हम हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहे, हमारा जो कदम है ना वो परफेक्शन की तरफ हो, सही मार्ग की तरफ हो, और हम बिना थके हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। Where the clear stream of reason has not lost its way into a dreary desert sand of dead habit। स्ट्रीम का मतलब होता है छोटी नदी, क्लियर मतलब साफ, लॉस्ट मतलब खोना, वे मतलब रास्ता, डेरी मतलब डल मतलब सुस्त, डिजर्ट मतलब मरुस्थल रेगिस्तान, सैंड मतलब रेत या बालू, डेड मतलब यहाँ पे डेड मतलब मृत नहीं, डेड मतलब बुरा होगा, और हैबिट मतलब आदत। कवि ये दर्शाना चाहते हैं कि जिस प्रकार रेतों पर छोटी छोटी नदी बहती रहती है, रेगिस्तान से बहती रहती है, फिर भी वो स्वच्छ रहती है, उसकी धारा निर्मल रहती है, उसी प्रकार हमारा जो देश हो ना, बहुत सारे लोगों के पास जो बैड हैबिट्स है, बुरी आदतें हैं, अंधविश्वास जो है वो ना हो, तभी हमारा देश जो है सो गुलामी की रास्ता से मुक्त हो पाएगा, आगे की तरफ बढ़ पाएगा। वेयर माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी का मतलब यहाँ पे यू होगा, वे दी मतलब यू जो होगा वो ईश्वर से मांग रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारे देशवासियों को सदा आगे की तरफ अग्रसरित करते रहिए, आगे की तरफ मार्ग दिखाते रहिए, जहाँ सभी लोगों का जो दिमाग हो ना वो आगे की तरफ हो, सदा आगे की तरफ अग्रसर हो। इनटू ईवर विडनिंग थॉट एंड एक्शन, और सदा उनका जो विचार रहे, सदा उनका जो कार्य रहे वो लगातार आगे फैलता रहे, आगे बढ़ता रहे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को जागृत कीजिए, हमारे देश के लोगों को जगाइए, और जिससे हमारे देश के लोग इस दास्ता से मुक्त हो पाए, इस गुलामी से मुक्त हो पाए। मतलब इस कविता के माध्यम से कवि अपने देशवासियों को जागृत करना चाहते हैं, देशवासियों को जगाना चाहते हैं कि उठो और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत हो जाओ। हेवन मतलब स्वर्ग होता है, फ्रीडम मतलब आज़ादी होता है। तो यहाँ पे कवि
इस कविता के माध्यम से देशवासियों को जगाना चाहते हैं। अब हम चलते हैं, कुछ इसमें से जो लाइन है उसका मीनिंग जान लेते हैं डीपली। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द हेड इज हेल्ड हाई? कवि का कहने का जो तात्पर्य है, हेड इज हेल्ड हाई, वो क्या कहना चाहते हैं? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, मतलब हमारा जो सर हो, हमारा जो दिमाग हो, ऐसे हम जी सके, अपना सर ऊंचा करके जी सके, और ये तब हो सकेगा जब हमारा देश आज़ाद होगा। एक्सप्लेन व्हाट डज द पोएट मीन बाय वेयर नॉलेज इज फ्री? वेयर नॉलेज इज फ्री, ये सेकेंड लाइन है। इसमें कवि दर्शाना चाहते हैं कि नॉलेज मतलब ज्ञान, मतलब ज्ञान सभी के लिए हो, स्वतंत्र हो, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार हो। व्हाट आर नैरो डोमेस्टिक वॉल? नैरो डोमेस्टिक वॉल क्या है? वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप टू फ्रेगमेंट्स, मतलब हमारे देश को जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ना बांटा जाए, दुनिया को छोटे छोटे टुकड़ों में ना बांटा जाए, मतलब संकीर्ण विचारों के आधार पर, भेदभाव के आधार पर, जाति के आधार पर, ये कवि दर्शाना चाहते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय क्लियर एस्टीम ऑफ रीजन? क्लियर एस्टीम ऑफ रीजन, उनका कहने का तात्पर्य क्या है? वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ शब्द जो निकले ना वो सत्य की गहराइयों से निकले। वेयर टायरलेस स्टाइविंग स्टेचेज इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, और हर हमेशा लोग बिना थके हुए सही मार्ग की तरफ आगे बढ़े, यही उनका जो क्लियर एस्टीम ऑफ रीजन कहने का तात्पर्य था। व्हाट इज द डेड हैबिट अकॉर्डिंग टू द पोएट? कवि के अनुसार डेड हैबिट क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, डेड हैबिट्स जो है सुपरस्टिशन एंड प्रीजुडिसेस, जो जैसे हमारे समाज में कुछ ऐसे अंधविश्वास, ऐसी कुरीतियाँ जिसको हम लोग लगातार अपनाते आ रहे हैं, जो बुरी आदतें हैं, उस पर वो प्रकाश डाल रहे हैं और कह रहे हैं उसी को डेड हैबिट मान रहे हैं, बुरी आदत मान रहे हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय एवर विडनिंग थॉट एंड एक्शन? एवर विडनिंग थॉट एंड एक्शन कहने का कवि का क्या तात्पर्य है? बाय एवर विडनिंग थॉट एंड एक्शन द पोएट मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, बर्थ ऑफ न्यू आइडियाज एंड क्रिएशन। कवि ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारे पास जो है ना नए नए विचारों का उदय हो, नए नए आइडियाज़ का निर्माण हो, तभी हम लगातार आगे बढ़ पाएंगे और हम अपनी कठिन मेहनत के दम पर अपने सफलता को पा सकेंगे। तो कवि एक स्वतंत्र भारत का सपना देखते हैं, लेकिन वो आज़ादी से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। 1941 में मैंने आपको बताया कि 1941 में ही उनका निधन हो गया था, और मैंने बताया था आपको कि पूरे कविता का जो मीनिंग है वो लास्ट लाइन में है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, मतलब एक तरह से वो कवि अपने देश को जागृत करना चाहते हैं। हमारा देश जो गुलामी की दास्ता में बंधा हुआ था ना, उसे जागृत करना चाहते थे, उसे निकालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये प्रार्थना लिखा, और जिसके कारण उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। तो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे तथा इसे शेयर और लाइक अवश्य करेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।